Welcome, welcome to my all friends on my YouTube channel. Today is Khudiram Bose biography in a new language. खुदीराम बोस की अग्निकिशा की जीवनी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मेदिनीपुर जिले के मोबनी गांव में हुआ था। इससे पहले उनके 2 भाइयों की मृत्यु हो गई, इसलिए खुदीराम की बड़ी चाची अपरूपा देवी ने उनके भाई को 3 मुट्ठी खुदी के साथ खरीदा। पैसे से खरीदा गया था, इसलिए उसका नाम खुदीराम रखा गया। खुदीराम ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण करना जारी रखा। उनका स्नेह खुदीराम धीरे धीरे प्यार में बड़ा हुआ। उसका दामाद उस समय तामलुक के दीवानी न्यायालय का मुखिया था। अपरूपा देवी के पति अमृतलाल बाबू की नौकरी कभी कभी स्थानांतरित हो जाती थी। इस स्थानांतरण नौकरी ने उन्हें स्थिर रहने की अनुमति नहीं दी। परिणामस्वरूप खुदीराम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। जब अमृतलाल का तबादला मिदनीपुर हुआ तो उनका दाखिला मिदनीपुर कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। इस स्कूल के एक शिक्षक सत्येंद्रनाथ बोस एक क्रांतिकारी थे। उनके प्रयासों से अलगाव आंदोलन बहुत मजबूत होता जा रहा था। वो युवा लड़कों के साथ एक टीम बनाना चाहता था। खुदीराम उनकी टीम में शामिल हो गए। फिर दीदिता के जीवन में भी व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। खुदीराम एक और व्यक्ति बन गए। उन्होंने स्टिक गेम्स सीखे और व्यायाम से अपने शरीर को मजबूत बनाया। उनका दृढ़ निश्चय था कि गांव के सभी लोगों को असली जन बना दे। ऐसा खुदीराम का जीवन कोमल था और लोगों से उनका गहरा लगाव था। खुदीराम की आत्मा रोती है जब वो किसी की बीमारी सुनता है। लोगों की सेवा करने का उनका संकल्प था। कभी कभी अगर वो किसी को उपवास करते देखता है तो वो 2 भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां दौड़ता है। वो घर घर जाकर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करता था। स्वदेशी आंदोलन तब शुरू हुआ। चारों तरफ विदेशियों का चीजों का बहिष्कार है। नेताओं ने कपड़े लूटना शुरू कर दिया। चारों ओर ब्रिटिश राष्ट्र के खिलाफ गुस्सा और आंदोलन शुरू हो गया। इस समय मेदिनीपुर में कला मेला लगा। 1906 ही मेदिनीपुर के मराठा किले में कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया था। इस मेले के परिसर में सेनार बांग्ला नामक क्रांतिकारी पर्चे बांटते समय खुदीराम पर सबसे पहले राजनीतिक आरोप लगे। उसी समय अचानक खुदीराम पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद छाती पर जोरदार प्रहार कर फरार हो गया। उसे कोई नहीं पकड़ सका। एक दिन वो पकड़ा गया। फिर करीब 3 महीने बीत चुके थे। यह क्रांतिकारी किताब कहाँ से आई, इस रहस्य का पता लगाने के लिए पुलिस खुदीराम को बहुत प्रताड़ित करने लगी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बताया। उसने मुंह बंद करके सब कुछ सहन किया। तब सरकार को मजबूर होकर खुदीराम को रिहा करना पड़ा। तब से उनका नाम चारों ओर फैला हुआ है। बंगाली क्रांतिकारियों का आमना सामना। खुदीराम की स्तुति सुनी। किंग्सफोर्ड उस समय मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। इस अंग्रेज प्रशासक ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए। क्रांतिकारी हॉल में इस अत्याचार के खिलाफ काफी गुस्सा था। बिना किसी अपराध के केवल 12 वर्ष के लड़के सुशील सेन की निर्मम पिटाई ने क्रांतिकारियों में क्रोध की आग को प्रज्वलित कर दिया। वे इस अत्याचार को स्वीकार कर सकते थे। एक गुप्त बैठक में उन्होंने तानाशाह किंग्सफोर्ड को दुनिया से हटाने का फैसला किया और उसका भार खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को दे दिया गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए नेताओं के निर्देशों को स्वीकार कर लिया। तब तक किंग्सफोर्ड उनका तबादला बिहार के मेजरपुर में हो चुका है। वो 1908 में था। इस बीच खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर की एक धर्मशाला में पहुंचे। उनका उद्देश्य वहां से किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का निरीक्षण करना था। उन्होंने देखा कि हर रात 8 बजे किंग्सफोर्ड क्लब से फिटन कार में घर लौटता था। क्रांतिकारियों ने उसी के अनुसार अपनी योजनाएं निर्धारित की। 30 अप्रैल 1908 की रात की नींद उड़ी हुई थी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, जहां मिस्टर किंग्सफोर्ड लौट रहे थे। वे फिटन कार के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद कार की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फौरन कार से बम फेंका। फिटन कार में आग लग गई। खुदीराम और प्रफुल्ल दोनों बहुत खुश होकर घर लौटे, लेकिन जैसा कि वे थोड़े गलत थे। किंग्सफोर्ड उस कार में नहीं था जिसे उन्होंने निशाना बनाया था।
एक बैरिस्टर मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी थीं। वे चोटों से मर गए। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब समझ गए कि यह क्रांतिकारियों का काम है। खासकर पुलिस को यह समझने में देर नहीं हुई। उन्होंने जगह जगह गश्त शुरू कर दी। खुदीराम और प्रफुल्ल अपने सख्त पहरे से नहीं बच सके। एक एक कर दोनों पकड़ लिए गए, लेकिन प्रफुल्ल ने पकड़े जाने से पहले ही आत्महत्या कर ली और खुदीराम को पुलिस ने पकड़ लिया। धीरे धीरे न्याय का दिन नजदीक आ गया और 11 अगस्त 1908 को फांसी दिवस तय हुआ। उस दिन खुदीराम बहुत डरे हुए उठे, यह सोचकर कि उन्हें दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कहना है। लेकिन वह सभी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसने निडर मन से फांसी की तैयारी की। उसने अपने मन में एक शक्ति पाई, तो फांसी पर खड़े होकर भी वे निडर थे। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ मौत को स्वीकार किया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए। खुदीराम को स्वीकार करना ही संभव था, एक मुस्कान के साथ मौत। क्योंकि वह देश है, इसलिए उसे देश को आज़ादी दिलाना बहुत पसंद था। उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना मुश्किल